नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप हैं यूथ टर्मिनल पर। कोरोना की वजह से पूरे विश्व भर में महामारी का एक दौर गुजरा। उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा ही नुकसान किया है। उस नुकसान के लिए, उससे उबारने के लिए कोरोना वॉरियर के फ्रंट लाइन वर्कर ने जो किया वो सराहनीय है। उसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। लेकिन उनके साथ में भी ऐसे भी देश से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जिम्मेदारी समझी और अपनी जिम्मेदारियों के लड़ने के लिए और देश सेवा करने के लिए वो सामने आए। जहां तक युवाओं को कहा जाता है कि वो दिन भर सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी के समय में देश के युवा उसी सोशल मीडिया को एक कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल करके लोगों की मदद किए। लोगों को मदद करने का तरीका ये रहा, उनके लिए किस तरह से ऑक्सीजन की जानकारी देना हुआ, कहाँ बेड खाली है, कहाँ पर दवाएं मिल रही है, कैसे मिल रही, उन्होंने हर संभव कोशिश किया है। तो इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि उनके काम करने का क्या तरीका रहा और वो कैसे काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने कुछ युवा साथियों से। आप सभी का शो में, कोरोना वॉरियर शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ में है ध्रुव तिवारी जी, अंबेडकर नगर दिल्ली नगर निगम में काम करते हैं। शिवानी प्रयागराज से हैं, सीएमपी की छात्रा हैं। प्रतीक्षा तिवारी हैं, एमए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। और प्रियांशी श्रीवास्तव हैं जो एमए कर रही हैं, सेकेंड ईयर हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो आप सभी का कोरोना वॉरियर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जानना चाहूंगा ध्रुव तिवारी जी से कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेज ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फेज चल रहा था उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। जबकि 2020 में ऐसा कुछ नहीं था, बट जो फर्स्ट वीक था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने से लगभग सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी एक हफ्ते के अंदर, जो कि मेरे जाना में था। और जो मुझे अंदाजा हुआ कि यार अगर हम लोग घर बैठे हैं तो कम से कम लोगों की हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन शुरू के 2-4 दिन में सोशल मीडिया से कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं खुद उस टाइम पे मैं दिल्ली में था और मैं खुद गया कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन मिल रहे हैं या रिफिलिंग हो रही है। लगभग मैं 2 दिन लगातार बाहर रहा, दिन और रात, और मैंने हर एक वेरीफाई खुद जाकर लीड्स निकाली, लोगों को कॉन्टैक्ट शेयर करे, अपने किए और अपने दोस्तों से भी करवाए, ताकि लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोई समस्या ना हो। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और रही बात ग्रुप में ज्वाइन होने की या फिर कोविड लीड्स की, तो सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नंबर शेयर हुआ, फिर वहाँ से किसी ने मेरा नंबर कोविड लीड्स में शेयर किया, वहाँ पे मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ। उसके बाद पिछले 3 महीने से हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर। हाँ, ये तो सही, आपने एक ग्रुप इतना उम्दा बनाया, लेकिन उसके साथ में भी ये भी जानना चाहेंगे दर्शक कि आप लोग काम कैसे करते थे, क्योंकि ग्रुप बनने के बाद में उसका कैसे फॉर्मेशन हो तो गया, लेकिन उसके बाद उसकी एक्टिविटी क्या रही और कैसे काम आगे बढ़े आपके। एक्टिविटी को अगर हम लोग देखा जाए और काम को बढ़ाने की, हम लोगों ने जितने भी लोग थे, टीम मेंबर्स जितने भी एक्टिव मेंबर्स थे, सबने डिस्कशन किया, पर्सनली भी किया, ग्रुप में भी किया कि किस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड करें। वेरीफाइड लीड्स, बेड्स हो गए, सिलेंडर हो गए, ऑक्सीजन कैंस हो गए, मेडिसिन हो गई, कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। तो नियर बाई जहाँ पे भी हम लोगों के संपर्क में हम लोग खुद भेजते थे कि अगर कोई पेशेंट या उनके घर वाला कोई जाता है तो उसे भटकना ना पड़े। तो हम लोगों ने एक टीम तैयार की। धीरे धीरे टीम की तरफ से हम लोगों को एक ऐसा विश्वास मिला, जो भी पर्सन उस ग्रुप का शेयर करेगा, कोई भी न्यूज़ या कोई भी डिटेल शेयर कर रहा है, वो 100% वैलिड है। और वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट कभी खाली हाथ नहीं आया, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर मेडिसिन हो। ये बात तो सही है कि हम दिन रात लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस आते होंगे जिनमें ऐसा लगता होगा कि इसको करने में बड़ी मेहनत लगी। तो मेरा ये सवाल है प्रियांशी श्रीवास्तव जी से कि ऐसा उनको कोई केस है कि जिसमें उनको बहुत समय लगा हो उसको सॉल्व करने के लिए। सर, पहली बात तो जैसे पर्सनली मेरे पास कोई केस आता है पर्सनल लेवल पर, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि उस केस को हम किस लेवल तक सॉल्व कर सकते हैं।
पहले हमारे पास जितनी भी लीड्स होती हैं हम उस पर ट्राई करते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली में जिसके पास वो लीड्स होती है हम उसमें ट्राई करते हैं। बहुत कोशिशों के बाद अगर वो हमसे सॉल्व नहीं होता है तो हम तब उसके बाद ग्रुप में डालते हैं और ये लिख करके डालते हैं कि ये पर्सनली मेरे साइड से वेरीफाइड है। उसके बाद ग्रुप में जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं वो सारे लग जाते हैं और अगर किसी के पास भी कोई भी लीड अवेलेबल होती है तो वो तुरंत ही उस केस पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इतनी मेहनत के बाद में जब केस सॉल्व हो जाते हैं तो कैसा लगता था? बहुत अच्छी, वो सरकारी नौकरी जैसे मिल जाती है ना, बस वो वाली फीलिंग आती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 7 से 8 घंटे लग जाते हैं हम लोग को एक ही केस में। अभी रिसेंट में 1 हफ्ते पहले मेरे पास पुणे का एक केस आया था जिसमें उनको ब्लड दिलवाना था और एसजीपी दिलवाना था, तो उसमें पूरा मेरा 1 दिन खराब हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया था। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने उसमें 3 बजे तक काम किया रात में, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैं 7 बजे उसी में लग गई। फिर 2 दिन कंप्लीट होने के बाद वो केस जब मेरा सॉल्व हो गया फाइनली, तो मुझे बस वही लग रहा था जैसे सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है। बस बहुत खुशी होती है जब पेशेंट बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। जी लेकिन ये भी तय होता है कि अगर हम काम करें तो उसके 2 पहलू होंगे, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत एफर्ट के बाद भी हम उस इंसान को बचा नहीं पाते या कुछ भी कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस समय कैसा रहता था और उसे ओवरकम कैसे करते थे? उस टाइम तो बस ये फील होता है कि बस अब यहीं पे हम लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए, अब आगे नहीं करना चाहिए। बट मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है, बट हमारे ग्रुप में जो हमारे बड़े भाई बहन हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर किसी भी वॉलंटियर के साथ ऐसा होता है तो सामने वाला बंदा हमेशा उसको मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए बोलता है। हाँ, ये तो होता है कि आपको पूरे समय लगे रहना, 6 से 7 घंटे का समय होता है। तो मेरा अगला सवाल है शिवानी जी से कि 6 से 7 घंटे का समय आप अपने फ़ोन में ही व्यस्त होते होंगे, और उस समय घर वालों का क्या रिएक्शन आता होगा कि इतने समय तक आप सोशल मीडिया या फ़ोन पे लगे हैं, तो वो क्या कहते होंगे? शुरू में तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते थे कि ये क्या कर रही है, पूरा दिन फ़ोन में, मतलब थोड़ी सी डांट भी पड़ती थी। पर ऐसा होता था कि हम जब बात करते थे या डॉक्टर्स के हो गया या किसी भी मेडिकल के लिए कॉल करते थे, बेड के लिए हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो वो जब सुनते थे घर वाले तो उनको लगता था कि हाँ सही है, कुछ काम कर रही है। तो उनका धीरे धीरे रिएक्शन सपोर्ट में चेंज होने लगा कि मतलब वो फिर रात को भी कॉल आता है तो कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, हाँ ध्यान रखो, पढ़ाई करो, ये सारी चीज़ें होती हैं, बस और कुछ। लेकिन अगर कभी आप ऐसा भी कुछ रहा है कि आपको रात को 12 या 1 बजे कोई कॉल आया, आप सडन उठ के उस टाइम पे अलग अलग लोगों को फ़ोन करें, तो उनका क्या रिएक्शन होता होगा जिनको आप फ़ोन करते होंगे लीड के लिए या उनसे हेल्प के लिए? हॉस्पिटल वगैरह में अगर कॉल करते थे तो थोड़ा सा रिएक्शन ख़राब मिलता था कि आप लोगों को नींद नहीं आती है, आप लोग इतनी रात को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि हम उनको बताते थे कि सर हमें वेरीफाई करना है, आपके पास बेड अवेलेबल है या नहीं है। तो होता था, तो कभी कभी मिल जाता, पर कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे मिलते थे, जैसे कि वो हमें तुरंत ही बता देते थे, वो हमारी हेल्प करने के लिए तुरंत रेडी हो जाते थे। काफ़ी डोनर्स भी ऐसे थे जिनसे हमने बात की ब्लड डोनेट करवाने के लिए, तो वो रात को ही हमारे कॉल करने पे अपने साथियों के साथ ब्लड डोनेट करवाने गए हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ। ये तो बातें रही कि है क्योंकि जो लोगों के जो समाज में रहते हैं लोगों ने जिम्मेदारी समझी और अपने तरीके से आए। लेकिन क्या अगला सवाल ये ध्रुव तिवारी जी से है कि क्या ऐसा हो सकता था लोकल अथॉरिटी अपने हिसाब से काम कर सकते थे? 100% नहीं तो कम से कम 80% की प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाती, लोगों को कम से कम इंफॉर्मेशन मिल जाती कि वो कहाँ से चीज़ों को एक्सेस करें, कहाँ से वो ऑक्सीजन, दवाएं और बेड लें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लोकल अथॉरिटी अपने हिसाब से कुछ अच्छा काम कर सकती है, या उसने अगर अच्छा कोई काम किया तो वो भी बताइए, और उसने अगर नहीं किया तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था कि शुरू के 15-20 दिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी भी अथॉरिटी से कोई भी हेल्प नहीं मिली। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी तो 20-25 दिन बाद नोएडा अथॉरिटी ने खुद से वहाँ पे कैंप लगाया, और जो वेरिफिकेशन जो हम लोग कर रहे थे उन्होंने खुद लोगों को वेरीफाइड लीड्स दी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। और नोएडा अथॉरिटी ने खुद से ही बहुत से लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन दिलवाने में, मेडिसिन दिलवाने में, वेंटिलेटर्स दिलवाने में। तो कुछ दिन बाद जाके थोड़ा सा सपोर्ट मिला, लेकिन मिला बाद में।
और स्टार्टिंग में अगर हम लोग कहें तो इनके पास कोई वेल प्लान नहीं था। अगर वेल प्लान होता तो शायद बहुत से लोग बच सकते थे। ये तो बात सच है, क्योंकि अगर प्लान होता तो, क्योंकि इतनी चीज़ें होती नहीं और ना ही लोगों को दर दर भटकना पड़ता, ना इतनी बड़ी लाइनें अस्पतालों में लगती। लेकिन मेरा अगला सवाल होगा जी। प्रियांशी जी से, कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते होंगे, कि बहुत से ऐसे कंडीशन होती थी जब आपको उधर से फीडबैक अच्छे नहीं मिलते होंगे या आपको चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो भी आप हिम्मत नहीं हारते होंगे, आगे मदद करने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करते होंगे अपने इन सारे कामों के बीच में? मैं इस फील्ड में 2 साल से वर्क कर रही हूँ पहली बात तो, इसलिए इसमें मोटिवेशन की कोई वो ही नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जब कभी बहुत ज़्यादा मैं एकदम हार जाती हूँ किसी चीज़ से, तो हमारे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भैया लोग हैं जो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक हार जाती हूँ किसी केस से, तो मैं सीधे उनके पास जाती हूँ। मैं बोलती हूँ, भैया आप बताइए मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे हमारे हो गए बैरागी लेखक भैया, अभय भैया, संजीव अंकल, अभिषेक शुरुआत भैया, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। कभी कुछ होता है तो मुझे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। अगर कोई नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में जितना था तुमने पूरी कोशिश करी है, बाकी तुम अगले केस पे ध्यान दो, तुमसे ज़रूर हो जाएगा। हाँ, ये तो तय होता है, क्योंकि एक लंबा रूटीन होता है, पूरे दिन का रहता है, और लेकिन इसके जी साथ में आप मोटिवेशन, जी जी सर। नहीं, एक लंबा वक्त हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक, उसके साथ में आप सबके अपने भी होते हैं। तो मेरा अगला सवाल होगा प्रतीक्षा तिवारी जी से, कि आप कैसे अपने पढ़ाई या जो भी आप काम करते हो उसको और ये दोनों काम को एक साथ कैसे आप उनमें तालमेल बिठाते हो, कैसे सामंजस्य होता है कि आगे करना है? एक्चुअली मन पे डिपेंड करता है। मैं पहले से ही एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ जिसमें ये सब काम सिखाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई से भी कोरिलेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग मतलब कि हो जाता है ये ऐसे। अ, तो क्या मतलब इसके बाद ये तो तय है कि अपनी इच्छा शक्ति पर होता है। आप सब, मैंने अभी लोगों के देख रहा था कि लोग बहुत अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई प्रयाग में कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह पे कर रहे हैं। तो आप लोगों की ये एक अच्छी टीम बन गई है, तो क्या इसके आगे आप अपनी टीम के लिए क्या सोच के रखे कि आगे कोविड के बाद इस टीम को आप कैसे आगे के लिए ले जाएंगे, या कैसे लोगों की मदद के लिए आगे करेंगे अपनी टीम को? जैसे अभी तक हम लोगों ने वर्क किया है, जितने भी लोगों ने हम लोगों का बिल्कुल सपोर्ट किया है, जितने लोगों की हेल्प हुई है, सबका रिकॉर्ड्स है हम लोगों के पास। और इन फ्यूचर अगर इनमें से किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। रही बात आगे की बात को लेकर हम लोग सोचते हैं, तो ये है कि जो थर्ड वेव के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, तो अगर हम लोग इसी तरीके से थोड़ा मेहनत करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे कि आगे करना क्या है, तो जो थर्ड वेव के बारे में लोगों ने सुना है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम लोग उसको रोक सकते हैं। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि कोविड खत्म, और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही ना करें। अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो उचित दूरी हो सके वो बनाएं, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहें बराबर, और लोगों को बताते रहें कि अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी है, तो थोड़ा सा समझ जाएं, फिर ये कम हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहेगा, किसी का अंदाज़ा नहीं है। बाकी पूरी टीम लग के काम करेगी और आने वाले समय भी रहेंगे। जाते जाते आपसे ही एक आखिरी सवाल है। अभी आपने तीसरी लहर का जिक्र किया, और इन 2-3 महीनों में आप लगातार कोविड के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि किन जगह पे गलतियां हुई हैं लोगों से, या क्या वो सुधार कर सकते हैं आगे के लिए, और खास करके वो गांव के परिवेश हो या शहर के परिवेश में, दोनों के लिए। तो आपका क्या लोगों के लिए सुझाव होगा, तीसरी लहर को कैसे वो रोक सकते हैं, या कैसे तीसरी लहर उनको प्रभावित ना करे, उसके लिए क्या आपके सुझाव होंगे? सबसे पहले सुझाव ये है कि सब लोग अपने घर पे रहें, ये पहला सुझाव है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसका घर नहीं चल सकता है, उसको बाहर जाना है, कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा, तो वो निकले, लेकिन बहुत ही सेफ्टी के साथ जाए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, तो वो नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सके। और अपने किसी फैमिली मेम्बर को अगर कोई बीमारी होती है तो उसे प्रभावित ना होने दें। लोगों को समझदार होना पड़ेगा
क्योंकि जो गलतियां हो चुकी हैं इन बीच में बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। गांव के क्षेत्रों में अगर हम लोग इसको रोकने में कामयाब रहे तो शहर में हम लोग लगभग 50 to 80% इसको रोक सकते हैं। अगर गांव में लापरवाही ज़्यादा हो जाएगी तो फिर शहर में रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सुझाव के तौर पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले टाइम देखा जाए तो लोगों ने कहा, अफवाहें फैलाई हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, और अगर आज का टाइम देखें तो स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। गलतियाँ कुछ हुई हैं कि हम लोगों ने बहुत से केसेस ऐसे हैंडल किए जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, हमें उन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, आगे ध्यान देना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं, बट आगे हम लोगों को समझना पड़ेगा इन सब के लिए। खैर, ये आप सबकी हिम्मत और आप सबकी कार्यकुशलता थी जिससे बहुत से लोगों की आपने जान बचाई है, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसे आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।